Hello everyone, this is Roli Pandey. This is 7th year PYQ of Maths Pedagogy for CTET. स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के जो 6 ईयर की PYQ है उनकी प्लेलिस्ट बनी है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको उसको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम लिंक बायो में पड़ी है, आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, while counting the number of objects in a given collection of objects, a child counts an object twice. Which of the following pre-number concepts needs to is strengthened in the given text? मतलब कि एक बच्चा है, उसको कई सारी चीजों का एक कलेक्शन दिया गया। अब कलेक्शन में वो क्या कर रहा है, किसी एक ऑब्जेक्ट को 2 बार काउंट कर रहा है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है प्री नंबर कॉन्सेप्ट है जो कि बच्चे को मजबूत करने की जरूरत है? क्लासिफिकेशन, या फिर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस, या फिर हायरार्किकल इंक्लूजन, या फिर सबिटाइजेशन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस, एक है की संगति। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इनहैंसिंग मैथमेटिकल कम्युनिकेशन मीन्स, मतलब कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, उसके अनुसार जो गणितीय संप्रेषण है, गणितीय संप्रेषण को जो बढ़ाने की बात की गई है, उसका क्या मतलब है? मतलब कि टू मेक चिल्ड्रन प्रॉम्प्टली आंसर द क्वेश्चन, मतलब कि बच्चे तत्परता के साथ प्रश्नों का उत्तर देने योग्य बने, या फिर क्लासरूम में डिबेट को इनकरेज करना, या फिर टू ऑर्गेनाइज, कंसोलिडेट एंड एक्सप्रेस मैथमेटिकल थिंकिंग। जो गणितीय संप्रेषण है उसका मतलब क्या होता है? जो गणित से रिलेटेड चिंतन होता है, जो गणित से रिलेटेड थिंकिंग होती है, उसका सुव्यवस्थित होना, संगठित होना, इसके अलावा उसको अभिव्यक्त करना भी आना, यही गणितीय संप्रेषण मतलब मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का मतलब होता है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर जब कहा जाए मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इनहैंस करने की बात, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मैथमेटिकल थिंकिंग है उसको ऑर्गेनाइज कर पाना, कंसोलिडेट कर पाना और उसको एक्सप्रेस कर पाना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इफेक्टिव मेथड टू रेक्टिफाई द एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स इन द ऑपरेशंस such as 1/4 plus 1/4 is equal to 2/8। मतलब इनमें से कौन सा एक प्रभावी पद्धति होगी, मतलब प्रभावी पद्धति को निरूपित करता है जो विद्यार्थियों द्वारा की गई संक्रियाओं में इस तरह की त्रुटियों को सुधार करे। मतलब जैसे लिखा है 1/4 plus 1/4, तो पहले क्या करना चाहिए? इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये नीचे भी 4 हो गया, तो उस हिसाब से 1 + 1 इज इक्वल टू 2/4, मतलब 2 1 2 2 2 4 1/2, इस तरीके का आंसर आना चाहिए। अब बच्चे ने क्या किया है? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड कर दिया है, 1 + 1 कर दिया है, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ऐड कर दिया है, मतलब कि हर को हर से और अंश को अंश से ऐड कर दिया है। तो इसका आंसर है 2/8। तो ये जो एरर है बच्चे की, इसको किस तरीके से, कौन सा इफेक्टिव मेथड है जिसका यूज करके इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है? पहले कॉन्क्रीट रिएक्शन मॉडल्स को यूज करो टू डिपिक्ट द अबव सिचुएशन, मतलब कि उपयुक्त परिस्थिति को दर्शाने के लिए भिन्न का जो मूर्त प्रतिरूप है उसका यूज करके उसके थ्रू बच्चे को समझाओ। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि मतलब जो पेडागोजी का जो फैक्चुअल चीज है वो क्या है कि जब कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से चीजों को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, मैथ के कॉन्सेप्ट को बच्चे को समझाया जाता है तो उनको समझ में आता है। फिर धीरे धीरे हम डेफिनेशंस की तरफ बढ़ते हैं, उनको बाद में कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाते हैं। पहले कॉन्सेप्ट कैसे समझाते हैं? कॉन्क्रीट चीजों के थ्रू या उनके आसपास जो चीजें रहती है उसके थ्रू। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is least likely to enhance the mathematics and anxiety among learners? इनमें से गणित की चिंता को बढ़ाने के लिए इनमें से सबसे कम संभावना किससे है? एनुअल एग्जामिनेशन, बिल्कुल, इससे बच्चे में क्या होता है? मैथ्स के लिए चिंता बढ़ती है। प्रीडोमिनेंस ऑफ सिम्बायोटिक लैंग्वेज इन मैथमेटिक्स, मतलब गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, अगर प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व होगा तो मतलब थोड़ा बहुत डर बढ़ेगा, बाकी बच्चे को चीजें उससे समझ में आएंगी, इससे चिंता नहीं बढ़ेगी। तो इसको अभी हम रखते हैं। क्यूमुलेटिव नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की जो संचयी प्रकृति है, ये भी गलत हो जाएगा, इससे बच्चे में चिंता बढ़ती है, कम नहीं ज्यादा बढ़ती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, तो ये ऑप्शन दीजिए, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, अगर रचनात्मक आकलन कराया जाएगा तो इससे बच्चे की चिंता मैथ्स के प्रति बढ़ेगी नहीं, बल्कि बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो इसमें पूछा गया सबसे लीस्ट चीज कौन सी है जो कि मैथमेटिक्स एंड एंग्जाइटी को बच्चे में बढ़ती है जिनकी वजह से। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट ये लीस्ट चीज है, क्योंकि रचनात्मक आकलन तो बच्चे की चिंता को घटाता है, जो मैथ्स की चिंता होती है।
क्योंकि बच्चा उससे चीजों को समझ जाता है। तो फोर्थ का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनएप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स फॉर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन मैथमेटिक्स। गणित के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के लिए लक्ष्य अलग चीज हो गई, उद्देश्य अलग चीज हो गए। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं लक्ष्य जो है वो छोटी चीजों के लिए यूज किया जाता है और उद्देश्य बड़े चीजों के लिए यूज किया जाता है। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा असंगत कथन है, इनएप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है। एम्स आर फॉर्मल वाइल, मतलब सॉरी मैंने अपोजिट बोला, मुझे लगा यहाँ पे फॉर्मल है, अप्रोप्रिएट पूछा है, इनएप्रोप्रिएट यहाँ पे पूछा गया है। एम्स आर फॉर्मल वाइल ऑब्जेक्टिव आर फंक्शनल एंड इंफॉर्मेटिव। जो लक्ष्य होते हैं वो औपचारिक होते हैं जबकि उद्देश्य कार्यात्मक और सूचनाप्रद होता है। सही बात, एम्स जो है वो फॉर्मल होते हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो फंक्शनल होते हैं और इंफॉर्मेटिव होते हैं। एम्स आर कॉमन टू मोर देन वन सब्जेक्ट। एम्स एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए हो सकते हैं, बल्कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हर एक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। मतलब कि ये हमारा 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस कोई भी ले लीजिए, 5 सब्जेक्ट है। अब 5 सब्जेक्ट के लिए एम सेम होगा, लेकिन हर एक सब्जेक्ट का उद्देश्य अलग अलग होगा, ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होंगे। तो यही कहा गया कि एम्स आर कॉमन टू मोर देन, एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए एम्स जो है वो कॉमन हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव हर एक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक ही रखा जाता है। एक से अधिक विषयों के साथ एक समान है, जबकि उद्देश्य प्रत्येक विषय के लिए विशिष्ट है। तो ये भी चीज सही है। एम्स आर शॉर्ट टर्म वाइल ऑब्जेक्टिव्स आर लॉन्ग टर्म गोल्स, यही गलत है। एम्स को शॉर्ट टर्म नहीं, एम्स जो है वो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं और जबकि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या पूछा था, इनएप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या है, तो लक्ष्य अल्पकालिक है जबकि उद्देश्य दीर्घकालिक होते हैं। इनएप्रोप्रिएट पूछा है तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 3। एम्स आर ब्रॉडर वाइल ऑब्जेक्टिव्स आर अ पार्ट ऑफ एम्स, ये भी सही है। एम्स जो है वो ब्रॉडर सेंस में इसका यूज किया जाता है और ऑब्जेक्टिव्स जो है एम का एक पार्ट होता है बस केवल। तो ये 4th, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या गया 5th का, ऑप्शन नंबर 3। गलत पूछा है ना, इनएप्रोप्रिएट स्टेटमेंट पूछा है, इस वजह से 3rd राइट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल पर्पस ऑफ क्लासरूम असेसमेंट एट प्राइमरी लेवल। मतलब कि प्राथमिक स्तर पर कक्षाई आकलन का निम्नलिखित में से क्या एक वांछित उद्देश्य नहीं है। टू प्रोवाइड फीडबैक टू द लर्नर्स, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना। पूछा क्या है कि प्राथमिक स्तर पर जो कक्षाई आकलन होता है उनमें से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो मतलब बच्चों को फीडबैक देना, ये तो क्लासरूम में जो असेसमेंट होता है उसका उद्देश्य होता है, तो ये तो सही है। कंपेयर लर्नर्स, कंपैरिजन वाली जहां भी आपकी चीज आ रही है, पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो कंपेयर करना उद्देश्य नहीं होता है जो क्लास में असेसमेंट कराया जा रहा होता है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन नंबर 2। मतलब टू कंपेयर लर्नर्स परफॉर्मेंस विद ईच अदर इज नॉट द डिजायरेबल पर्पज ऑफ अ क्लासरूम असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन मैथमेटिक्स आर अनडिफाइंड। इनमें से कौन सा गणित की शब्दावलियां हैं जो कि अपरिभाषित है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक है। जब इंफिनिटी तक है तो इनकी एक डेफिनेट डेफिनेशन कैसे दी जा सकती है। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इसकी डेफिनेट डेफिनेशन होती है, मतलब जो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को काटते हैं, नंबर ऑफ लाइंस दैट मीट फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अदर अपोजिट वर्टेक्स, उसी को डायगोनल बोलते हैं। एक चतुर्भुज के जो विकर्ण है उसकी डेफिनेशन मतलब दी जा सकती है, लाइन की भी नहीं दी जा सकती और पॉइंट की भी नहीं दी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है, जिनकी मैथमेटिक्स में जो अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है, मतलब ए, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। चार्जर लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following represent the fundamental principles that will guide education system according to National Education Policy 2020। मतलब कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अनुसार इनमें से कौन सा एक मौलिक सिद्धांत है, मतलब कौन सा एक मौलिक सिद्धांत का निरूपण करता है जो कि शिक्षा व्यवस्था का मार्गदर्शन करेगा। प्रमोटिंग ईच स्टूडेंट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट इन बोथ अकेडमिक एंड नॉन अकेडमिक स्फेयर्स। हाँ, एनईपी में इसकी बात की गई है कि जो शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों ही क्षेत्रों में हर एक विद्यार्थी का समग्र विकास होना चाहिए, इस बात को प्रोत्साहित करता है। सही है। फोकसिंग ऑन मल्टीडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, मतलब कि बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर बल देना।
इसकी बात भी करता है NEP 2020। एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली फॉर, अब ओनली लगा दिया गया यहाँ पे, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। प्रमोटिंग क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू एनकरेज इनोवेशन, मतलब कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सृजनात्मकता और आलोचनात्मक चिंतन, इन दोनों को प्रोत्साहित करना। इसकी बात भी करता है NEP 2020। मतलब A, B और D इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन प्राइमरी क्लासेस। इनमें से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन की अमानक इकाइयों को प्रस्तुत करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? टू नो हाउ मेनी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर देयर इन ऑल, ये उद्देश्य नहीं है। टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ये भी नहीं है। टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, मतलब कि जो मानक इकाइयां होती है उनकी आवश्यकता क्या है, उसकी आवश्यकता को समझना, यही सबसे अप्रोप्रिएट उद्देश्य होता है जिसके लिए नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हैं वो प्राइमरी क्लासेस में इंक्लूड की गई हैं या फिर इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो 9th का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, while introducing the concept of circle to children at primary level, what should be the last step in the teaching learning process? प्राथमिक स्तर पर जब बच्चों को वृत्त की संकल्पना समझानी हो तो वृत्त की संकल्पना प्रस्तुत करते समय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे अंतिम चरण कौन सा होना चाहिए? डेफिनेशन बताना सबसे अंतिम चरण है, क्योंकि जो कॉन्क्रीट चीजों से जब बच्चों को वो कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा तो ये भी हो सकता है कि लास्ट में जाकर के वो खुद उसकी डेफिनेशन को समझ जाएं, डेफिनेशन बताने की ही जरूरत ना पड़े। तो इस वजह से लास्ट स्टेप क्या आएगा? गिव द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। तो 10th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। ड्रॉ सर्कल ऑन द ब्लैक बोर्ड, शो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स टू द चिल्ड्रन, लेट चिल्ड्रन आइडेंटिफाई सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। पहले क्या करेंगे? सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स बच्चों को दिखाएंगे, फिर बच्चों से कहा जाएगा उनके आसपास जितनी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स चीजें हैं उनको पहचानिए। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पर सर्कल ड्रॉ करके दिखाया जाएगा और लास्ट में सर्कल की डेफिनेशन दी जाएगी। तो 10th का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1, लास्ट में वृत्त की परिभाषा देनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स द यूज ऑफ 10 ग्राम्स एज टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज लीस्ट इफेक्टिव। मतलब इनमें से किस अवधारणा के लिए जो 10 ग्राम का उपयोग है वो शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में सबसे कम प्रभावकारी होगा? स्पेटियल रीजनिंग, स्पेशियल रीजनिंग, दिक् स्थान संबंधी विवेचन इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, यूजफुल होता है। नंबर सेंस के लिए नहीं होता, संख्या बोध के लिए नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंट्यूटिव नॉलेज इन मैथमेटिक्स। मतलब कि गणित के अंतर्दर्शी ज्ञान के संबंध में कौन सा सही है? इमीडिएसी एंड सेल्फ एविडेंस काइंड ऑफ पब्लिशिंग डोंट प्ले एनी रोल इन इंट्यूटिव नॉलेज। मतलब कि जो अंतर्दर्शन ज्ञान है उसमें तात्कालिकता और स्वसाक्ष्य जैसे संज्ञान की कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। गलत। इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द साउंड रिगरस एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। हमेशा ही ये पुख्ता, गहन और तार्किक दलीलों पर आधारित होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। It is a kind of knowledge which is generally not based on scientific empirical evidence। ये एक ऐसा इंट्यूटिव ज्ञान, अंतर्दर्शी ज्ञान का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी चीज जो कि मतलब जिनको प्रूफ नहीं किया गया है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो ये एक ऐसा ज्ञान है जो साधारणता वैज्ञानिक अनुभविक साक्ष्यों पर आधारित नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, पार्टीशनिंग, अंडरस्टैंडिंग यूनिट्स, conservation and tessellation etc are foundational concepts underlying the learning of which mathematical concept। मतलब कि आधारभूत अवधारणाएं जैसे कि विभाजन है, इकाइयों का बोध है, संरक्षण है, टाइलों का पैटर्न है, ये सारी चीजें गणित की कौन सी अवधारणाओं के अधिगम का आधार या फाउंडेशन होती हैं? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई का मापन, या फिर मेजरमेंट ऑफ एरिया, 2 डायमेंशनल शेप्स, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल का मापन, इसके लिए पार्टीशनिंग सिखाई जाती है, यूनिट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंजर्वेशन संरक्षण की नॉलेज होनी चाहिए, टाइलों का पैटर्न पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें होती हैं जो कि जो 2 डायमेंशनल शेप्स होते हैं उनकी एरिया के मेजरमेंट के लिए बच्चों को बताया जाता है। तो 13th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2।
मतलब द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल का मापन। क्वेश्चन नंबर 14 है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अप्रोप्रिएट टू बी एन एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। मतलब कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा गणित अध्यापन के लक्ष्य के रूप में सबसे कम उपयुक्त है। टू लर्न द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स फॉर क्विक कैलकुलेशन, मतलब तीव्रता से गणना करने के लिए युक्तियों और तकनीक सीखना। टू डेवलप द स्किल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल समस्या समाधान की कौशलों को विकसित करना, ये एनसीएफ 2005 का एक उद्देश्य है, मैथमेटिक्स को लेकर के एक एम है। टू डेवलप, अब देखिए यहाँ पे जो हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था, यहाँ पे एम वर्ड यूज हुआ है, तो एम वर्ड 2 से 3-4 सब्जेक्ट के लिए यूज हो सकता है। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल्स, बिल्कुल आलोचनात्मक चिंतन और तर्कण की कौशलों का विकसित करना, इसके लिए मतलब ये भी एम है मैथमेटिक्स टीचिंग का एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। टू डेवलप इफेक्टिव मैथमेटिकल कम्युनिकेशन स्किल्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो था, फर्स्ट सेकंड आई थिंक स्टार्टिंग की कुछ क्वेश्चंस में आपने देखा होगा मैथमेटिकल कम्युनिकेशन स्किल की बात की गई थी। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन स्किल में क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना चीजों को, मतलब जो थॉट्स हैं, जो मैथमेटिकल थॉट्स होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको कॉन्सोलिडेट करना और इसके अलावा उनको एक्सप्रेस करना, ये तीनों चीजें जो होती हैं इसी को मैथमेटिकल कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है। तो इन सारी स्किल्स का इफेक्टिव तरीके से डेवलपमेंट करना, तो ये सारे एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स पढ़ाने के उद्देश्य में आते हैं। बट टू लर्न द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स फॉर क्विक कैलकुलेशन, दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। तो 14 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स इन प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। प्राथमिक कक्षा की जो गणित की पाठ्यपुस्तक होती है उसके शाब्दिक सवालों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ स्पष्टीकरण है। प्राइमरी लेवल की बच्चों की बुक्स में आपने देखा होगा जो वर्ड प्रॉब्लम्स दी होती हैं, तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस की गई, इंक्लूड की गई हैं, उसका मेन रीजन क्या होगा। Word problems are harder to solve than symbolic problems and hence enhance children's thinking skills. इस तरीके से तो बच्चों की स्किल नहीं बढ़ेगी। Word problems are hard to solve than symbolic problems and hence enhance children's thinking. Word problems are for high IQ level learners and therefore they should be included. गलत। Word problems lay foundation for the high order problem solving skills for mathematicians. शाब्दिक सवाल अधिगमकर्ताओं को उन, ये ऑप्शन यहाँ पे सेम हो गया है ये वाला, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि जो शाब्दिक सवाल अधिगमकर्ताओं को उनकी वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने में सहायता करते हैं जिनमें गणितीय चिंतन सम्मिलित है। हम नॉर्मली किसी शॉप पे जा रहे हैं, वहां पे भी कोई सामान खरीदा हमने, खरीदने के बाद कुछ पैसे हमने, हमारे पास जो पैसे थे वो हमने दुकानदार को दिए, शॉपकीपर को दिए, अब शॉपकीपर ने कुछ पैसे हमको वापस किए, तो क्या होगा, इससे जो गणितीय चिंतन है बच्चे को अगर क्लियर रहेंगे तो जो उनकी रियल लाइफ सिचुएशंस आती हैं इन सब चीजों की जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, उनको वो समझ पाएंगे। तो यही उद्देश्य होता है। तो 15 का राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2। इसी वजह से मतलब वो रियल सिचुएशंस होती हैं लाइफ की, उनसे वर्ड प्रॉब्लम्स को रिलेट कर पाए, इसी वजह से इनको इंक्लूड किया गया है मैथमेटिक्स की बुक्स में। तो 15 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ये था हमारा 7th ईयर पीवाईक्यू ऑफ मैथ्स पेडागोजी फॉर सीटेट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।